नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है खबर मिड डे का। खबर मिड डे में आज हम बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि एक बार फिर से 90 के दशक वाली राजनीति की हलचल शुरू हो गई। चुनाव से पहले एक बार फिर मंडल और कमंडल पर बहस शुरू हो गई। संग्राम भी छुड़ा हुआ है। जाति और धर्म के नाम पर क्या वाकई इस बार भी चुनाव लड़ा जाएगा? 2024 में किस गठबंधन का सफल होगा दांव, ये एक बड़ा सवाल है। मंडल और कमंडल के बाद फिर देश की सियासत बदलेगी जाति जनगणना की सियासत से। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? जनगणना की सियासत को पूरी तरीके से बदल दिया था और यही वो वक्त था जब देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र स्तर पर विस्तार होना शुरू हो गया था। अब 3 दशक के बाद देश की सियासत फिर से करवट ले रही है, लेकिन इस बार बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद 1990 में देश भर में आरक्षण समर्थक और विरोधियों के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला था। अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई सड़क तक आ गई थी। देश पूरी तरीके से एक आग में जल रहा था और ठीक उसी समय बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी रथ पर सवार होकर राम मंदिर के आंदोलन के लिए निकल पड़े थे। वीपी सिंह का ये दांव उस वक्त उल्टा पड़ गया और राम मंदिर के नाम पर सारी हिंदू जातियां एकजुट हो गई थी। अब करीब 33 साल बाद एक बार फिर मंडल की राजनीति देश की सियासत को बदलने जा रही है, जिसमें इस बार बिहार से ये पहल हुई है, जहां नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े पेश करके 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। दरअसल जाति जनगणना के आंकड़े को हथियार बनाकर इंडिया गठबंधन बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति को चुनौती दे रही है। इसकी शुरुआत भले ही बिहार से हुई हो, लेकिन इसकी आंच धीरे धीरे हर प्रदेश में जा रही है। खास करके उत्तर प्रदेश में इसकी आंच महसूस होना शुरू भी हो गई। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही और अब बिहार के बाद समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर और भी मुखर हो गए। सिर्फ अखिलेश यादव ही क्यों, अब तो कोई भी सियासी दल इससे पीछे नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा। विपक्षी दलों के साथ साथ अब बीजेपी के लिए उनके सहयोगी दल भी अब इस पर दांवपेच खेलने लगे और बीजेपी पर दबाव बढ़ने लगा। जातीय जनगणना का मुद्दा पिछड़ों और दलितों का बीजेपी से मोह भंग कर सकता है। यूपी में जहां पूरी सियासत ही जाति पर आधारित है और राजभर और निषाद जैसे नेता ही जातिगत राजनीति से निकलकर सत्ता तक पहुंचे, वहां इस मुद्दे ने उनकी भी नींद हराम कर रखी है। लिहाजा बिहार के बाद अब बीजेपी के ये सहयोगी भी सरकार पर दबाव बनने लगे। बीजेपी खुले मन से ये आरोप लगा रही कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल हिंदू मतों में विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। जातिगत जनगणना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। फिलहाल ये ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी के गले की फांस बन गया और विपक्ष के हाथ का बड़ा हथियार, जिससे मुकाबला करना बीजेपी के लिए भारी पड़ रहा है। लेकिन क्या वाकई बीजेपी के लिए गले की फांस वाली स्थिति इस वक्त हो चुकी है? क्या वाकई एक बार फिर मंडल कमंडल वाली राजनीति लोगों को याद आने लगी है? फिलहाल इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र सिंह। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। शिशिर जी, क्या वाकई एक बार फिर से 90 के दशक वाली स्थिति हमारे यहाँ देखने को मिल रही है क्या? देखिए, आए चुनाव आए नेता, गए चुनाव गायब नेता। पिछड़ों की बात करने वाले जब सरकार में आते हैं तो उनको केवल यादव याद आते हैं। कुर्मी किनारे, हमारे राजभर किनारे, निषाद किनारे और तमाम ऐसी जातियों को किनारे करके सरकार में यादव बाहुल्य व्यवस्था लागू कर दी जाती है। और जब सत्ता से लोग नीचे आ जाते हैं तब इनको अगड़ा पिछड़ा, दलित, मुस्लिम सब याद आने लगता है।
सत्ता की कुंजी पाने के चक्कर में ये इस हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं। जिस प्रकार से आप देखिए, अगर आपको जातीय जनगणना करानी है तो फिर सभी धर्मों में जातीय जनगणना होनी चाहिए। मुस्लिम धर्म में क्या जातियाँ नहीं है? क्या वहाँ जुलाहे नहीं है? क्या वहाँ दलित नहीं है? क्या वहाँ पर अंसार जो इनके दलित कहते हैं, इनका अगली जाति में जो वो क्या नाम पठान आते हैं, सैयद आते हैं, उनकी जाति गणना उनके भी होनी चाहिए। इसी आधार पे ईसाइयत जो है, ईसाइयत में भी जाति व्यवस्था है, उनका भी है। तो ये जब जाति जनगणना की बात करते हैं तो सारे धर्मों की एक साथ जनगणना की बात क्यों नहीं करते हैं? इनको हिंदुओं को बांटो और अपना राज करो। आज पिछड़ा करते हुए अखिलेश यादव का परिवार अरबों रुपया की संपत्ति कमा चुका है, जिस पे मैंने ही मुकदमा कर रखा है। अखिलेश जी के अरबों रुपए के एक सड़क विक्रमादित्य मार्ग पे 5-5 बंगले हैं। आप बताइए, ट्रस्ट बना के जमीनों कब्जा करना। उसी प्रकार से ये तमाम पिछड़ों की बात करने वाली पिछड़ा क्या, अनुप्रिया पटेल जी हैं भाजपा से गठबंधन में, इनकी संपत्ति की जांच की जाए कि कितनी संपत्ति ये पिछड़े हैं, ये पिछड़ गए क्या समाज से? क्या राजभर ओम प्रकाश राजभर जो भाजपा के साथ जुड़े हुए, क्या ये पिछड़ गए हैं क्या? तो पिछड़ों की बात करनी है, अगर सही में ईमानदारी से बात करनी है तो आर्थिक आधार पे इसको लागू करना होगा। बहन मायावती जी जिस प्रकार से आरक्षण का लाभ आज उनको भी मिल रहा है, एक गरीब को भी मिल रहा है, तो क्या आज आप सोचिए कि इनको जरूरत है इन लोग के हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां बनाने के बाद भी आज ये पिछड़े हुए हैं? अपने ही समाज को धोखा देके उनके वोट बैंक के आधार पर ये आज शिखर पे बैठ गए हैं और जाकर के बताते हैं अगला पिछड़ा चुनाव के। पहले इनकी खुद की संपत्तियों की जांच कर ली जाए कि ये पिछड़ा योग्य है क्या। और जब जनगणना हो तो हम समर्थन करते हैं, करें जनगणना, कोई बात नहीं, लेकिन मुसलमानों की भी जनगणना होनी चाहिए और उनके जो जाति व्यवस्था है उसको भी सामने रखना चाहिए। आप देखिए, जब चुनाव होता है तो अखबार में क्या न्यूज़ निकलती है, फला लखनऊ कैंट मतदाता की जब सूची निकलती है तो दलित इतने, पिछड़े इतने, सिख इतने, हिंदुओं में ब्राह्मण इतने, ठाकुर इतने, हमको हिंदुओं को तो जात के मतलब बांट दिया जाता है संख्या बल के आधार पे, और वहाँ पर लिखा जाता है मुसलमान इतने, सिख इतने, ईसाई इतने, लेकिन हमारे हिंदुओं में ब्राह्मण, ठाकुर और लाला, बनिया, अगड़ा, पिछड़ा सब दिखाते डाटा। तो ऐसी मीडिया की कवरेज पे भी रोक लगनी चाहिए। सरकार को देखना चाहिए, चुनाव आयोग को देखना चाहिए। ये जो चुनाव के वक्त में ये सब घटनाक्रम होता है ये तत्काल रुकना चाहिए। जाति जनगणना सब समाज में गणना होनी चाहिए। शिशिर जी, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष जाति जनगणना की मांग कर रहा है तो क्या उसमें भी सिर्फ हिंदुओं में ही बंटवारा होगा? बिल्कुल, जाति जनगणना होगी तो सभी धर्मों में होनी चाहिए, सभी धर्म के में जाति जनगणना होनी चाहिए, एक धर्म में क्यों हो। और ये जो अखबार में जो खबरें जब निकलती, जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया कि ब्राह्मण 13%, ठाकुर इतने %, ये तो एक तरफ ये हो गया, दूसरी तरफ लिखा है मुसलमान 28%। तो वो 28% देकर एक पार्टियां जो होती है वो ये सोचती है 28% हमने ले लिया, यादव हमने 13% ले लिया, सरकार तो मेरी बन गई। क्योंकि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में होता क्या है, कुल 100% वोट बैंक में 55% की वोटिंग होती है, 55-60% की। 55-60% में भी आप अगर देखेंगे तो किस प्रकार से महिलाओं का, फिर पुरुषों का, बुजुर्गों का, बच्चों का, तो उस 60% में जो कुल 60% में जो 40% वोट पाता है वो सरकार में आ जाता है। तो उसी का पैमाना बना करके ये क्या करते हैं कि 13% यादव और 17% मुस्लिम मिला के 40% के आसपास आ गए, सरकार तो मेरी बननी निश्चित है। तो ये पैमाने के आधार पर ये सब ये उछलफान मचाते हैं। जाति का गणना जो करना चाहते हैं उनसे क्या बिल्कुल कराइए और अपना धन खर्चा करिए, सरकार को पैसा मुहैया कराए कि मांग आपकी है, पैसा खर्चा करिए, जनगणना करा लिए। अगर वो नहीं करा रहे हैं तो आपकी जो पार्टी का जो फंड है, अरबों रुपए का इनकी पार्टियों में फंड आता है। जब चुनाव होता है तो टिकट के नाम पे जो पैसा वसूलते हैं वो इनके पार्टी के फंड में आ जाता है। कोई भी पार्टी हो तो वो पार्टी के फंड, जनता का टैक्स का पैसा विकास के लिए कि ये सब करने के लिए। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी। जी सुनिया जी,
कहा जा रहा है कि 90 के दशक वाली स्थिति एक बार फिर से भारत में सामने आ रही है, मंडल कमंडल वाली स्थिति सामने आ रही है और बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति को चुनौती देने की पूरी तरीके से तैयारी में है विपक्ष। देखिए स्नेहा जी, वक्त लौट के नहीं आता जी। गंगा कभी कलकत्ते से बनारस नहीं आती है। इसी तरीके से जो लोग इस कवायद में लगे हैं उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। जी। आज देश उस वक्त से बहुत आगे आ गया है। जातिगत विद्वेष की रेखाएं जो लोग खींचना चाहते हैं जी, उन्हें मुंह गिरना पड़ेगा। आज का युवा पढ़ा लिखा समझदार है, उसको मालूम है कि जो ये लोग जाति की बात कर रहे हैं जी, जब ये सत्ता में रहते हैं तब इन्हें जाति से इतर अपना परिवार दिखाई देता है, और जब ये अपने अस्तित्व के संकट में होते हैं तब ये जातियों की बात करते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण बहन मायावती जी है। बहन मायावती जी केवल जाति की राजनीति करके यहाँ तक पहुंची, लेकिन उनके खुद के समाज के लोगों की स्थिति क्या है जी, उनके खुद के गांव चले जाइए तो वहां के लोगों की स्थिति क्या है, वो चीख चीख के बताते हैं कि साहब हमारे दैनिक दिनचर्या में कोई सुधार नहीं हुआ। इसी तरीके से अभी शिशिर जी ने यादवों का नाम लिया। यादवों में मुलायम सिंह जी के परिवार की तो दशा दिशा बदल गई जी, लेकिन सामान्य यादवों का जीवन स्तर वही गाय भैंस में ही उलझा हुआ है, इससे ऊपर उठ न सके। और जिनको नौकरियां भी बांटी गई वो इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, वही 2-3 जिलों के लोगों को, बाकी सब सन्नाटा है। हालात इतने बदतर है कि आजमगढ़ में भी चुनाव लड़ाने के लिए धर्मेंद्र जी या अखिलेश जी, इससे तर कोई नाम नहीं सोचता समाजवादी पार्टी के मुखिया को। पूर्वांचल का यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया को यादव नहीं समझ में आता है जी। तो कम से कम यादवों को इस विषय से बाहर करते हुए मान लिया जाए कि आज यादवों की भी दशा उसी तरह से है जैसे बहन मायावती जी के समाज के लोगों की है। हाँ, खुद इन लोगों के परिवारों की दशा बदली है। अब रही बात, दो लोग ये लकीर खींचना चाहते हैं जी, उन्हें इसकी याद क्यों आ रही है? उनको लग रहा कि बहुसंख्यक समाज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट है। कुछ ऐसा करो कि बहुसंख्यक समाज में विभाजन की रेखाएं खींची जाएं, कुछ हिस्सा हम ले आए, कुछ हिस्सा तुम ले जाओ, कुछ उधर जाए कुछ इधर आए, हम लोग की ताकत बढ़ जाए, हम लोग अपने जो राजनीतिक अवसान पे जा रहे हैं कुछ फिर से एनर्जी पाके फिर से रिचार्ज हो जाए। लेकिन आज के युवा को मालूम है कि देश की समस्या गरीबी है, आर्थिक रूप से पिछड़े हर समाज में है, चाहे यादव हो, चाहे दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे अति पिछड़े हो, सब में स्थितियां उस तरह के लोगों की। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें गरीबी से लड़ना है, हमें गरीबों की जनगणना करनी है, किसका आर्थिक स्तर खराब है उनको मुख्य धारा में लाना है। आज भारत की समस्या जाति नहीं रह गई है जी, बहुसंख्यक समाज सैकड़ों सालों से अपने अंदर के छुआछूत मिटाने के लिए संघर्षरत है और उसके अच्छे सुखद परिणाम भी दिख रहे हैं। आज जहां तक एक हद तक हमारे समाज में छुआछूत की समस्या का समाधान हुआ है, अब वो विषय नहीं रह गए हैं। और जहां तक सनातन संस्कृति सवाल है, सनातन संस्कृति किसी को अछूत नहीं मानती। ठीक है, सारे हिंदू आपस में एक दूसरे के भाई हैं, लेकिन दो लोग इस तरह की रेखाएं खींचते हैं। अभी शिशिर जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि वो लोग केवल हिंदुओं में जाके जनगणना की बात करते हैं, मुसलमानों में नहीं करते, ईसाइयों में नहीं करते, जबकि मुसलमानों में भी 72 फिरके हैं। शिया सुन्नी में आपस में विवाह संबंध नहीं होते, बरेलवी देवबंदी में विवाह संबंध नहीं होते, शेख सैयद पठान बहना फकीर के रिश्ते नहीं करते, मनिहार के रिश्ते नहीं करते।
जिस तरह की जातियां हिंदुओं में हैं, जिस धर्म परिवर्तन के बाद इसी तरह की जातियों का प्रादुर्भाव इस्लाम में भी है जी और उसी तरह की दूरियां उनमें बनी हुई हैं। हमने तो अपने समाज में उस दूरियों को मिटाने के लिए सैकड़ों साल काम किया है, लेकिन ये दूरियां आपको इस्लाम में साफ दिख जाएंगी। ठीक है। कोई सैयद पठान बहना का रिश्ता नहीं करता। ये स्थितियां शिया सुन्नी में भी दिख जाएंगी। ठीक है। बहुत से ऐसे अवसर जहां आपको दृश्य देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। इसलिए शिशिर जी की बात वास्तव में मार के लायक है कि आप एक धर्म में केवल जाति जनगणना की बात क्यों करते हैं, और हम कहते हैं हमारा यह मत है कि जाति जनगणना होनी ही क्यों चाहिए। गरीब की गणना करिए, गरीबी से लड़िए, देश को विकसित बनाने के रास्ते पर ले चलिए। अब ये समय नहीं है कि हम आपस में एक दूसरे को जनगणना करके सांप्रदायिक या जातिगत विवाद की रेखाएं खींचे। उसका एक नतीजा आपने भी देवरिया में देखा है। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है रविंद्र जी, लगातार जिस तरीके से बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सामने है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पूरा इंडिया गठबंधन जातीय जनगणना के समर्थन में। बीजेपी कह रही है कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए, आपस में एक लकीर खिंच जाएगी। अभी शिशिर जी ने कहा कि पूरी तरीके से ये एक गलत प्रक्रिया है। अगर ये गलत प्रक्रिया रही होती जी तो भारतीय संविधान में इसका स्थान नहीं होता। शिशिर जी को भारतीय संविधान के जाके 380 अनुच्छेद को पढ़ना चाहिए। इसी के तहत जातीय जनगणना 1953 में भी हुई, 2011 में भी हुआ। तो जब संविधान का ज्ञान नहीं है उस विषय पे नहीं बोलना चाहिए। अब जो आप बता रही हैं मंडल कमंडल, जी मंडल प्रतीक है सामाजिक न्याय का। कमंडल प्रतीक है सामाजिक न्याय को रोकने वाली उन्मादी ताकतों का। अब इसका देश से कैसे लेना देना है? कोई देश तभी शक्तिशाली होगा जब सामाजिक न्याय होगा। बिल्कुल। मतलब कि समाज के सारे वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सहभागिता होगी, तभी होगा। ऐसा नहीं होगा। क्या हुआ है, मैं 3 उदाहरण देना चाहता हूँ। जी सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था सोवियत रूस, विघटित हो गया 18 भागों में। मध्य एशिया के देश धार्मिक रूप से बड़े सशक्त थे, विघटित हो गए। कोरिया जैसा राष्ट्रवादी राष्ट्र विघटित हो गया, केवल और केवल आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता के नाते। 10 साल में इन लोगों ने क्या किया है जिसको ढकना चाहते हैं। एक विश्व असमानता रिपोर्ट है, उसको सुन लीजिए, जनता को भी फायदा होगा। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया के सर्वाधिक विषमतापूर्ण देशों में से एक है। दूसरा कहा गया है जो बहुत ही गंभीर विषय है, इसमें हम भी आते हैं, श्रीवास्तव जी भी आते हैं, शिशिर जी भी आते हैं। 10% आबादी राष्ट्रीय आय के पास में राष्ट्रीय आय का 57% हिस्सा है। हम लोग इससे बाहर है 10% से। फिर आगे बताते हैं इन 10% लोगों में, इन 10% लोगों के पास 57% आय है, उनमें से 1% अभिजात वर्ग के पास में 22% आय का हिस्सा है। हम लोग तो कहीं भी ठहरते हैं। फिर जो 50% गरीब लोग हैं, जिसमें हम लोग भी आते हैं, गरीब, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक, उनकी हिस्सेदारी राष्ट्रीय आय में मात्र 13% है। हम लोग उसी में से हैं। तो जब आर्थिक समानता की बात करेंगे तो हम लोग का भी उत्थान होगा, जो हम लोग डिबेट में तीनों लोग बैठे हुए हैं। और एक जो गंभीर, सबसे गंभीर पहलू, महिला श्रीमती, इस समस्या का हल धार्मिक उन्माद से नहीं होगे। जो जातियां हजारों साल से जो जातियां पिछड़ी हुई हैं, दलित हैं, वनवासी हैं, उनको सुविधाओं से वंचित रखा गया है, शिक्षा से वंचित रखा गया है, उनको आगे लाना पड़ेगा।
आगे लाने का हमेशा तरीका आरक्षण ही होता है। जैसे हम अपने घर में सबसे कमजोर बच्चे को आरक्षण देते हैं, बाकी मजबूत बच्चे को किनारे कर देते हैं, तो आरक्षण देना पड़ेगा। इन लोगों ने क्या किया, आरक्षण को सीधे तरीके से नहीं खत्म करके सारी सरकारी नौकरियां, क्योंकि आरक्षण अभी तक सरकारी नौकरियों तक ही ज्यादा सीमित है, जी सबको कंपनियों को दे दिया, आउटसोर्सिंग पे दे दिया, संविदा पे दे दिया। जी ये आर्थिक असमानता जो बढ़ाना चाहते हैं, जिसका रिकॉर्ड विश्व असमानता रिपोर्ट में आई है, ये इन्हीं की देन है। और अभी भी ये चाहते हैं कि ये असमानता बढ़े, कि 2% लोगों के पास में, जैसे 1% लोगों के पास में 22% आय है, यदि ये चाहते हैं 5, 7, 10 व्यापारी आ जाएं, उन्हीं के पास सारी आय हो जाए। ऐसा करेंगे तो निश्चित से ऐसे मांग उठेगी नहीं। अगर ऐसा करेंगे और इस चीज को बढ़ावा देंगे तो वही हाल होगा जो सोवियत संघ का हुआ, जो मध्य एशिया का हुआ, जो कोरिया का हुआ। ठीक है रविंद्र जी, अभी आप कह रहे थे कि आर्थिक आधार पे भी होता है तो क्या कुछ होगा। हालांकि शिशिर जी शुरुआत में ही कहते हैं कि जनगणना होनी चाहिए, आर्थिक आधार पे होनी चाहिए। विवेक जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि जनगणना आर्थिक आधार पे हो, गरीबों को उनका हक दिया जाए। और दोनों लोगों ने एक सवाल उठाया है कि जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से जाति जनगणना करा के हिंदुओं में आपस में ही लकीर खिंचवाना चाहती है। मैं कुछ जवाब दे दूं इनको? एक मिनट बस जवाब ले लेते हैं रविंद्र जी से, उसके बाद जी रविंद्र सवाल ये है कि ये जो 50% लोग की हिस्सेदारी की ओर 13% पे है, इनका उद्धार क्यों नहीं कर दिया? ये जो हिंदुओं का उन्माद फैलाते हैं, इनका उद्धार क्यों नहीं कर दिया इन लोगों ने? क्यों हमारी जो दलित जातियां हैं आज तक पढ़ने नहीं जा पाती हैं, खाने के लिए नहीं है उनके पास में, क्यों नहीं उद्धार कर दिया इन लोगों ने? क्या दलित, जब जितने भी हिंदुओं के बड़े पर्व होते हैं, चाहे कुंभ हो, महाकुंभ हो, अर्धकुंभ हो, पंचकोसी परिक्रमा हो, ज्यादातर उसमें हिंदुओं के पिछड़ा, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक, शोषित जातियां ही जाती हैं। तो क्या उनको वंचित कर देंगे? उनका आरक्षण छीन लेंगे आप? उनको राजनीतिक हैसियत भी नहीं देंगे? जब आप महिला आरक्षण विधेयक लाते हैं, हम मांग लेते हैं कि उन महिलाओं में, इन दलित, शोषित, वंचित जो अपने को कट्टर हिंदू मानते हैं, उनको स्थान दे दीजिए। तब ये इसको आभासी बिल बना के खाली कर देते हैं, जिसको नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं मालूम है कब लागू होगा। ठीक है, तो इनका तरीका केवल सामाजिक दुर्भावना बनी रहे, समाज का बड़ा तबका पिछड़ा रहे, कुछ व्यापारियों को लेके हम सत्ता में बने रहें और जनता का शोषण करते रहें, सामाजिक विषमता पे ना आए। फिर मैं कह रहा हूँ वही होगा जो सोवियत रूस का हुआ, जो मध्य एशिया का हुआ, जो कोरिया का हुआ। ठीक है जी शिशिर जी। देखिए अभी इन्होंने 2 मिनट समय मुझे देती। जी विवेक जी, शिशिर जी का पक्ष सुनते हैं, उसके बाद आपका पक्ष सुनते हैं। जी शिशिर देखिए अखिलेश जी पिछड़ों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, पहले तो अपने घर में झांक लें। अखिलेश जी अपने चाचा को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे, उन्होंने पिछड़ा दिया। अपने पिताजी की बनाई हुई पार्टी से उनको निकाल के बेदखल कर दिया, माइक सरेराम मंच से छीन लिया उन्होंने। ये सबने देखा है। यादवों के अलावा अन्य किसी पिछड़ों को आगे नहीं बढ़ने दिए जब सत्ता में थे। आपने देखा ही है, पूरा नंगा नाच पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। सरकारी धन से ये पिछड़ों को आगे बढ़ाना चाहते थे, सरकारी धन से सफाई में ही मुजरा करा रहे थे। अब इनसे पूछिए सरकार में नहीं तो मुजरा बंद क्यों हो गया सफाई में? वो पैसा किसका था? क्या वो उनका खुद का पैसा था क्या? उससे ये जिस तरीके से इन्होंने लास्तिकता का जीवन जिया, तो ये क्यों नहीं कहते कि हम अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अब हमारे कोई कुर्मी बिरादरी का भाई बनेगा, हमारा कोई दूसरे समाज का राजवर्ग का या निषाद भाई का कोई बनेगा मुख्यमंत्री? ये पट्टा लिखा के आए हैं मुलायम सिंह यादव जी के बाद। अब ये पिछड़े बच्चे हैं, अब इन्हीं को मुख्यमंत्री बनना है, इन्हीं को प्रधानमंत्री बनना है, वहां लालू को बनना है, फिर उनके पुत्र को बनना है, फिर उनके बाद बनना है। तो ये जो इनकी नीतियां हैं वो है। अभी इन्होंने कहा सारे जो संत महंत हैं सब उच्च जातियों के हैं। अभी लखनऊ का बहुत बड़ा यहाँ पर मठ है और शिव जी का मंदिर है, लखनऊ बहुत बड़ा, नाम नहीं कहूँगा, वहाँ महंत है।
और मेहनत पिछड़ी जाति से आती है। अभी भाजपा के मित्र ने हमारे बताया आपको कि हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में जात पात कुछ नहीं था, है तो उसी आधार पे चलता था। 1000 वर्ष जो हमारे साथ जुल्म हुआ, 800 वर्ष इस्लामिक लोगों का और 200 साल अंग्रेजों का, उस वक्त ये वर्ण व्यवस्था हमारी ख़त्म कर करके हमको बांटने का प्रयास किया। तो उसी की औलाद है ये सब। आज इनको किस पैमाने में आप जोड़ेंगे? एक फ्लैट कालीदास मार्ग पे 2.5 करोड़ रुपया का है फ्लैट, और 24 हजार स्क्वायर फीट के 5 बंगले हैं इनके। अखिलेश जी के नाम अलग है, डिम्पल जी के नाम अलग है, जनेश्वर ट्रस्ट के नाम अलग है, और वो क्या नाम है, लोहिया ट्रस्ट के नाम अलग है, शिवपाल जी की अलग कोठी है। ये मतलब इतना बड़ा कुनबा, एक कोठी कम से कम अरबों रुपए की है। मतलब इनसे पूछो कि ये अभी पिछड़े ही में बने हुए हैं। पहले अपना घर तो दुरुस्त कर ले, पिछड़ों का सोचा तो इनका घर ना बना हो जाए। अभी ये टापू खरीदने जा रहे हैं, 5 स्टार होटल इनके कितने सारे बने हुए हैं विदेशों में, और लखनऊ बनाने रहे, उसको हम ही ने सील करवा दिया। तो ये अपने को पिछड़े में गिनते हैं। आए चुनाव आए नेता, गए चुनाव गायब नेता। ये नीति की बात करते करते ये अरबपति बन गए। एक मास्टर हुआ करते थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, और एक मास्टर की हजारों करोड़ की संपत्ति हो गई। अपनी सरकार में एलडीए से इन्होंने जमीन ली, उसको फ्री होल्ड करा लिया, और उसको लीज पे ले लिया है पहले, उसके बाद फ्री होल्ड कराया। तो इन सब को लेकर हाईकोर्ट में जब मैंने याचिका की तो पता चला कि अपनी ही सरकार में, जैसे कई मुख्यमंत्री हैं उसमें उदाहरण है कि आते सरकार में पहले अपने ही मुकदमे खत्म करते। तो उसी के तरीके से आप देखिए, ये पिछड़ा करते ये अगड़ों के भी डैडी बन गए। अंबानी को उत्तर प्रदेश में कौन लाया था? आपको याद होगा, अखिलेश जी लेके आए थे अंबानी को, तब इनको बुराई नहीं दिखी। अगर वो अडवाणी लिए घूम रहे तो अडानी लेके घूम रहे तो इनको दिक्कत है। अंबानी जैसे और तमाम व्यापारी जगत के लोगों को इसलिए लाए थे अखिलेश जी कि यहाँ पर व्यापार जगत यहाँ स्थापित हो सके, व्यापारी आए। सहारा को किसने बनाया? लखनऊ में जो अरबों रुपए का घोटाला किया, लखनऊ के अंदर एक दूसरा शहर बन गया, सारा शहर। उसको किसको बनवाया? अखिलेश जी, मुलायम सिंह यादव जी ने शहर बसा दिया। शिशिर जी मुद्दे से डीरेल हो जाएंगे। जी विवेक जी जल्दी से अपना पक्ष रखिए, फिर रविंद्र जी से जवाब लेते हैं। स्नेहा जी, रविंद्र जी ने कहा शिशिर जी ने संविधान नहीं पढ़ा है। संविधान के अनुच्छेद 15(1) में, मैं एडवोकेट हूँ, इनको बता दीजिए रविंद्र जी को, मैं एडवोकेट भी और लॉयर्स के लीडर भी हूँ, 3 लाख वकीलों का। किसी भी प्रयोग नहीं करते, फिर से एडवोकेसी करिए जी। राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये संविधान के अनुच्छेद 15(1) में वर्णित है। अब आप ये बताएं कि जातीय आधार पर जनगणना करा करके आप कौन सी योजना बनाएंगे जिसमें इस अनुच्छेद के वर्णित शब्दों का उल्लंघन नहीं होगा। मेन मुद्दा ये है स्नेहा जी कि जब 1931 की जनगणना हुई तो 4174 जातियां भारत में दर्ज की गई जी। 2011 की जो जनगणना जिसके रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किया कांग्रेस सरकार ने, उसमें 46 लाख से ऊपर जातियां दर्ज हुई। अब इन 46 लाख जातियों का आप कौन सा कॉम्बिनेशन बना करके कौन सी आरक्षण व्यवस्था, कौन सा लाभ, कौन सी योजना किसको बांटेंगे, किसको नहीं देंगे। जरूरत आज गरीबों की गणना की है। जातीय जनगणना जो लोग किए उसके आंकड़े उनकी सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं हुई। कर्नाटक का उदाहरण है, सिद्धारमैया जी जो आज मुख्यमंत्री उन्होंने अपने कार्यकाल में कराई थी, हिम्मत नहीं हुई उसके आंकड़े सार्वजनिक करने की। मनमोहन सिंह जी ने 2011 में कराई थी, उसके आंकड़े सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं कर पाए। ये 46 लाख से ऊपर जो जातियां आज के रिकॉर्डों में आ रही हैं, इनका क्या करेंगे आप? इससे सिर्फ और सिर्फ सामाजिक भेदभाव फैलाने के आप इसमें कुछ भारत को दे नहीं पाएंगे। और मुझे बहुत दुख है स्नेहा जी, नेशनल टेलर पे बैठ करके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भारत को टूटने की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं रूस बन जाएगा भारत। ये क्या समाजवादी पार्टी का आधिकारिक बयान है? जवाब लेते हैं। नहीं है तो अपने बयान वापस लेने चाहिए। ठीक है, जवाब लेते हैं इनसे। पढ़े लिखे प्रवक्ता को ऐसे बयानबाजी, ऐसी ओछी बयानबाजी शोभा नहीं देती।
दूसरे धर्मों में गणना क्यों नहीं कराते, ये भी पूछ लीजिएगा मैम। भारत को टूटने की धमकी दे रहे हैं नेशनल टेबल बैठ करके। बिल्कुल ठीक है, जवाब लेते हैं। रविंद्र जी जवाब दीजिए। सबसे पहले तो एडवोकेट एक सज्जन अपने को बता रहे हैं जी उन्होंने जो एडवोकेसी पढ़ी हुई है उसके अंतर्गत इसका कर लेंगे। 1953 में काका कालेकर आयोग बना था जातिगत जनगणना करने के लिए। क्या हुआ, संवैधानिक था या आज तक असंवैधानिक घोषित किया गया? 1978 में हम लोगों ने मंडल आयोग जो प्रश्न है उस पे आइए, जनगणना जो कराना चाहते हैं दूसरे धर्मों में क्यों नहीं कराना चाहते हैं, क्यों हिंदुओं की जनगणना कराते हैं, इसका उत्तर दे दिए। अखिलेश यादव जी का अपना पिछड़ापन दूर करने के लिए सरकार में आते हैं क्या? जवाब लेते हैं ना। आप घुमा क्यों रहे हैं, समय खत्म करके डिबेट से भागना चाहते हैं? नहीं, शिशिर जी रविंद्र जी से जवाब लेते हैं। रविंद्र जी एक एक करके आप दोनों लोगों के सवालों का जवाब देंगे। आर्थिक रूप से पिछड़े अखिलेश यादव जी का पिछड़ापन कितने अरब के बाद खत्म होगा? शिशिर जी रविंद्र जी का जवाब तो सुनिए। जी रविंद्र जी रखिए अपना पक्ष। इतना व्यग्र क्यों हो गए? संवैधानिक बातों को सुन के व्यग्र हो गए? सुनिए, आपसे फिर से कह रहा हूँ, काका कालेकर आयोग बना, कोई असंवैधानिक नहीं था। 1978 में मंडल आयोग बना, कोई संवैधानिक नहीं था। 2004 में रंगनाथ मिश्रा आयोग बना, कोई असंवैधानिक नहीं था। 1990 में हम लोगों ने मंडल आयोग को लागू किया, कोई असंवैधानिक नहीं था। तब यही जो बात कर रहे हिंदू हिंदू हिंदू, तो जो हम एक वर्ग को आरक्षण दे रहे थे, तो इन लोगों ने हमारी सरकार ही गिरा दिया, आग लगवा दिया अगले बच्चों को उत्तेजित करके, उन्मादित करके। दलित नेता को स्टेट गेस्ट हाउस में बंद करके मारने की साजिश भी आप ही लोगों ने की थी, ये भी बता दीजिए या मायावती जी को। एडवोकेट हो गया, सुनने का नहीं है, यही एडवोकेसी है। ऐसे जज के सामने खड़े होइएगा। एडवोकेसी तय करती है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल, आप नहीं तय करते, समाजवादियों के हाथ में नहीं है। मैं एक सामाजिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो लड़िए जैसे लड़ना हो। अगर एडवोकेट तो सही जवाब दीजिए ना, चर्चा जिस मुद्दे पे उस पे आइए ना। ठीक है शिशिर आप जी, उस पे क्यों नहीं जवाब देते? शिशिर जी रविंद्र जी कह रहे हैं ना कि मैं जवाब दे रहा हूँ एक एक करके सभी प्रश्नों का, तो जवाब सुनिए। अब आपके बात का जवाब दे रहा हूँ जी। पहले आप संवैधानिक प्रश्न उठाए थे, उसका उत्तर दिया। अब आपने बताया पैसा कमा लिया बहुत, यादवों से बहुत परेशानी है। यादव हिंदू नहीं है क्या? अच्छा, इसका मतलब स्वीकार कर लिया अरबों रुपए का हेलीकॉप्टर प्राइवेट खरीदा, टापू खरीदेंगे और अभी भी पिछड़े बने रहेंगे, ये चोला अखिलेश यादव जी का। अभी बता रहे 25,000 करोड़ 6 साल में कैसे आता है एक मुख्यमंत्री के पास? सुन लीजिए, एक मुख्यमंत्री के पास 6 साल में 25,000 करोड़ रुपया कहाँ से आता है? मेडिकल कॉलेज खुलवाते हैं, विश्वविद्यालय खुलवाते हैं, एक शिक्षक के पुत्र हजारों करोड़ के मालिक बन जाते हैं और पिछड़ों की बात करते हैं। आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुलवाते हैं, ये सब असेट। और सफाई में क्या कराते हैं? 6 साल में कहाँ से? सफाई में क्या कराते हैं? 6 साल में कहाँ से आ गया? सफाई महोत्सव क्यों बंद हो गया? शिशिर जी अभी आप कह रहे हैं कहाँ से आ गए, आप पूछ रहे थे ना। आप बताइए ना, एक साधु जो नाथ पंथ में एक निर्धारित है कि एक पेन भी अपने नाम का नहीं रख सकता, अगर रखेगा। अरे तो पहले हमने प्रश्न किया है अखिलेश जी के पास कहां से आ गया, तो पिछड़े और सत तो अगली जाति से आते हो। अरे चिल्ला के क्या, वो तो अगली जाति से आते हैं। शिशिर जी रविंद्र जी कह रहे हैं कि मैं जवाब दे रहा हूँ, नहीं दे रहे। अभी आप कह रहे हैं कि समय का चाहते हैं शिशिर वो महंत जी पे चले गए। शिशिर जी अभी आप कह रहे हैं कि वो समय काट रहे हैं, तो आप तो उन्हें मौका दे देंगे ना। उससे बेहतर है कि सुन लीजिए उनका पक्ष। अगर वो आपके सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो दोबारा पूछा जाएगा कि आखिरकार वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। शिशिर जी संयम बना के जवाब सुनिए। जी रविंद्र जी। दूसरा इन्होंने कहा कि हम जातिवादी हैं। वैसे विषय तो बहुत अच्छा विषय आपने चुना था जी, लेकिन ये केवल जातिवाद के इर्द गिर्द घूमने लगा, क्योंकि जब तक राष्ट्रीय स्तर पर समानता या पारिवारिक स्तर पर समानता नहीं होगी, आज परिवारों के टूटने का कारण भी है कि परिवारों में समानता नहीं रही। खैर इन्होंने डिरेल किया तो उसका भी जवाब दे दे। इन्होंने कहा यादव यादव यादव, इनकी पार्टी का मैं गिनाना शुरू करता हूँ। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मैं भाजपा में नहीं हूँ, ओम बिरला जी, वित्त मंत्री महोदया, खट्टर जी,
रूपाणी जी, हर्षवर्धन जी, ये सब एक ही जात के क्यों हैं? अपर्णा जी, क्या शिवपाल और यादव और- जी, और- मुलायम और सिंह जात के यादव लोग जी, नहीं थे? अखिलेश यादव जी, कितने लालू यादव अपर्णा जी जी, तो अब नहीं है। ये अपने पाप के छुपाने के लिए दूसरे के नाम गिनाने से शिशिर अपने जी, पाप कम आप नहीं सुनने होते। को तैयार नहीं है, यहाँ है। रहने के लिए तो आ गए। आप हिंदू ही की का बात परिवार करेंगे, टूट के आज यादव को भाजपा में हिंदू बैठा डायलॉग हुआ है। करेंगे। अब जब इनके जात का पोल मैं खोल रहा हूँ, तब इनको देखिए परेशानी है, धैर्य अरे नहीं कहो है। तो क्या, शिशिर जी, हमारे बीजेपी परिवार के वाद नहीं है। है। भाई। अरे बीजेपी रविंद्र के जी, वकील शिशिर है। जी बीजेपी कौन के से नहीं वकील है ने भाई। बुलाया? और कौन से वकील ने इनको ये जिम्मेदार पढ़े लिखे इनको ये नहीं मालूम मुझे भाजपा ही बनाए दे रहे हैं। अगर अरे रविंद्र जी, शिशिर जी का ऑब्जेक्शन है कि मैं बीजेपी का नहीं हूँ। ये जवाब किसी के नहीं बीजेपी हो। के नेता हम- को दीजिए। हम तो बीजेपी की बात कर रहे हैं ना, आप सुनिए। नहीं धैर्य, जब बीजेपी की बात करें तो आप क्यों, आपके पास धैर्य क्यों खो दिए? अरे ये बताइए, जब बीजेपी की टापू बात खरीदा कर के रहा था, नहीं, आप फिर क्यों खो रहे हेलीकॉप्टर थे? खरीदा और के एक नहीं, सुनिए, हजारों सुनिए करोड़ महोदय, कमाए के नहीं, पिछले पता है, नेताजी ने शिशिर हमें जी, ये बता रविंद्र दीजिए। जी, शिशिर जी, रविंद्र जी, जब पूरी मैं तरीके से राजनीतिक आप लोग पार्टी का मुद्दे को धैर्य डिरेल रखता कर चुके हूं, हैं। जब मैं राजनीतिक पार्टी का हूँ, धैर्य रख सकता हूँ, तो आपको तो वकील होके धैर्य रखना ही चाहिए था। ये तो आपका अन्याय के प्रोफेशन है खिलाफ, धैर्य रखने गलत का। बात के खिलाफ आप क्यों वकील नहीं का धैर्य आवाज रख रहे हैं? उठाना ही जायज है। आप अपने वकालत में ही प्रश्न लगा रहे हैं। ठीक है, रविंद्र जी जवाब दीजिए। विवेक जी ने भी कई सवाल पूछे आपसे। आप इन लोगों ने विवेक जी ने या शिशिर जी ने, किसी ने कहा कि 1000 साल की गुलामी। बता देता हूँ, सतयुग में देव असुर संग्राम होता है, तब कौन सी धर्म थे, कौन सी जातियां थी? फिर त्रेता में श्री राम रावण युद्ध होता है, कौन सी जातियां थी, कौन से धर्म थे? फिर शैव वैष्णव युद्ध होता है द्वापर में। महाभारत होता है, कौन सी जातियां थी, कौन से बाहर से लोग आए थे? फिर कलयुग में हूण, शक, कुषाण, यूनान। देखिए कहाँ इससे चले युद्ध गए, होता है भारत का। चले कहाँ तब कौन गए से लोग बेचारे। आए थे बाहर से? जब आप समुचित नहीं सोचेंगे, केवल एक ही विचारधारा पे सोचेंगे, तो ऐसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस देश को बार बार तोड़ा है हमारी आर्थिक असमानताओं ने। अगर हम आर्थिक असमानता अरे मुस्लिम धर्म पे बताइए, वहाँ क्यों नहीं गणना होनी चाहिए? ईसाइयत में क्यों नहीं होनी चाहिए? केवल हिंदू धर्म के लोगों को गिनोगे आप बताओ ना। मुसलमानों का वोट चाहिए, उनकी गणना नहीं कराएंगे। आप बताओ ना, कोई रायनी समाज की लड़की कोई सैयद ब्याहता है क्या? है जवाब आपके पास? नहीं बोलोगे क्योंकि आपका वोट बैंक है। कैसे टापू खरीद लिया दूसरे व्यक्ति ने, कैसे प्राइवेट हेलीकॉप्टर अरे खरीद लिया शिशिर पिछले जी, व्यक्ति ने? जवाब दीजिए आप। शिशिर जी, जवाब नहीं है आपके आज पास। टापू खरीदने, हेलीकॉप्टर खरीदने पे हम चर्चा नहीं और कर हम रहे। गरीब है, पिछड़े हैं, हम अति दलित है, दलित है, बताइए ना जवाब। हेलीकॉप्टर में बात बता दूं? अरे रविंद्र जी, मुद्दा डिरेल मत कीजिए आप लोग। टापू मैं कैसे नहीं खरीदा है, दिया हेलीकॉप्टर होगा। कैसे खरीदा है, घर कैसे खरीदा है, इस पे मुझे चर्चा नहीं ये चाहिए। अंबानी मुद्दा लेके जातिगत चले गए। जनगणना की है, उसी पे कीजिए। मैं तो सामाजिक असमानता जी, और जातीय जनगणना से इतर गया ही नहीं। जितने मुद्दे इन लोगों ने छोड़े, क्यों डिरेल करते हैं? क्या मुद्दे की जानकारी नहीं इन लोगों को? अगर मुद्दे की जानकारी नहीं है तो पढ़ के आया क्या है? क्यों डिबेट को खराब करते हैं? ठीक है रविंद्र जी, एक आज आपकी सवाल बात करेंगे। जी, रविंद्र जी, एक सवाल लगातार शिशिर जी और विवेक जी आपसे पूछ रहे हैं कि ये जनगणना क्या सिर्फ आप लोग हिंदू जातियों के भीतर ही कराएंगे, अन्य समुदाय के भीतर क्यों नहीं कराएंगे? देखिए स्नेहा जी, जानकारी रखनी चाहिए। मुसलमानों में ओबीसी के पिछड़े के आधार पे पहले से ही मिलता है, तो बिना जनगणना हुए मिल रहा है क्या उन लोगों को? अरे जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सब में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो बताइए। कह तो रहे हैं रविंद्र जी की बिना जनगणना के थोड़ी ना कुछ मिल रहा है। नहीं, गलत कह रहे हैं, ये गलत स्टेटमेंट है सबको इनका। तो पहले से ही मिलता है। जनगणना सबकी होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे जानकारी और जानकारी नहीं है किसी तो दूसरे पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाएंगे अखिलेश यादव जी, ये भी घोषणा कर दे साथ में कि दूसरे पिछड़ों का, दूसरी जाति के लोगों को भी आगे बढ़ाएंगे। शिशिर जी, अभी तो सत्ता में है ही नहीं, तो आप फ्यूचर लेकर के क्यों सवाल वादा खड़े तो कर? ये वादा तो ठीक करता है। है ना, विपक्ष वादा करता है हम सरकार में आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये भी कह दे दूसरी जाति के। ठीक है, जब आगे चुनाव होगा 2027 में तब इसका जवाब ले लेंगे।
रविंद्र जी, एक सवाल विवेक जी ने पूछा था कि क्या आप वाकई देश का विभाजन चाह रहे हैं, देश में टूट पड़े ये चाह रहे हैं? हम देश की एकता के लिए जी। लगातार काम कर रहे हैं, इसीलिए हम चाहते हैं सामाजिक स्तर पर समानता बनी रहे। वैसा ना हो जाए जैसे रूस में हुआ। इसी तरफ ले जा रही है भारतीय जनता पार्टी। आगाह कर रहे हैं इस देश के समाज को, इस भारतीय जनता पार्टी को समझे। और जो वैश्विक रिपोर्ट आई है असमानता पे, बहुत ही गंभीर है। आतंकवादियों को छोड़ने का आपकी सरकार ने आदेश दिया था समाज को जोड़ने के ये देखिए, लिए। राम भक्तों पे गोली चलवाई थी आपकी सरकार ने समाज को जोड़ने के लिए। अरे बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जैसे आपने समाज जोड़ा था। ठीक है, ठीक है। आतंकवादियों को छोड़ने का जो आदेश दिया था हम ही लोगों ने स्टे कराया था। ठीक है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का जवाब दे रहा हूँ। कितना कितना बेचैन आदमी है ये। और सुनिए जो आपने कहा, भारत के बंटवारे के लिए पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुर रहमान के साथ मिलकर सरकार बनाए, जिन्होंने भारत के बंटवारे की नींव रखी और पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट रखा। ये है भारत के बंटवारे के जिम्मेदार जी। और उनके साथ मिलकर शासन किया इन लोगों ने, और अंग्रेजों के साथ में मिलकर शासन किया, फिर देश के बंटवारे को तो मारा भी उनको। जिन्ना की सोच वालों को मारा। देश के गृह मंत्री तत्कालीन उन्होंने सरदार पटेल ने हिंदू महासभा से मदद मांगी। जब डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की तो हिंदू महासभाइयों ने डायरेक्ट एक्शन का जवाब दिया थोड़ा सा था। विवेक जी को भी जवाब दे लेने दीजिए। इतिहास शिशिर जी, समझिए। पार्टी के प्रवक्ता तो वो शांति से शिशिर सुन रहे हैं। जी, और जरा डॉक्टर सा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के अरे नेता शिशिर थे। जी, ठीक इनकी है, बेचैनी का कारण जरा क्या सा हो विवेक सकता जी है? को भी जवाब दे लेने दीजिए। रविंद्र जी विवेक जी से सवाल पूछ रहे हैं। जी विवेक जी। देखिए सुनेहा जी, आज रविंद्र जी की पार्टी जातीय जनगणना की बात कर रही है जी, लेकिन सत्यता यह है कि इन्हें ना तो ओबीसी के आरक्षण से कोई लेना देना है, जी, ना पिछड़ों के आरक्षण से कोई लेना देना है। इनकी सारी कवायद अपने पारिवारिक रसूख को बनाए रखने की है। जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के तहत आरक्षण व्यवस्था नहीं लागू थी। जब हमने 370 हटाया तो उसका विरोध कर रहे थे। 370 के बाद भारत के संविधान के तहत लागू आरक्षण व्यवस्था जम्मू कश्मीर में लागू हुई। वहां की स्थिति ये थी कि अगर कोई दलित का बच्चा पीएचडी भी कर ले तो उसे दलित के कोटे में भंगी की नौकरी मिलती थी। वो डॉक्टर नहीं बन सकता था, प्रोफेसर नहीं बन सकता था। ये भेदभाव के खिलाफ जब हम खड़े हुए तो हमारा ही विरोध कर रहे थे। आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों को, ओबीसी को आरक्षण की व्यवस्था नहीं लागू है जी। एक शब्द अगर रविंद्र जी इसके विषय में बोल दें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि ये वास्तव में पिछड़ों के और दलितों के आरक्षण की हिमायती है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके तुष्टीकरण की नीति इनके आड़े आ जाएगी। ले देके लुब्बो लुभाव ये है कि बहुसंख्यक समाज में रेखाएं खींचने के लिए केवल ये इसकी नौटंकी कर रहे हैं जातीय जनगणना की, अपने राजनीतिक रसूख को बचाए रखने के लिए। इनका ना पिछड़ों से कोई लेना देना है, ना दलितों से कोई लेना देना है। दलित की बेटी थी मायावती जी, उनके साथ क्या किया सब लोग जानते हैं। पिछड़े समाज से राजू पाल थे, विधायक थे, उनकी हत्या कैसे हुई, किन लोगों ने कराई, उनको कैसे संरक्षण दिया, सब लोग जानते हैं। इनका किसी पिछड़े से, किसी दलित से, उसके उत्थान से कोई लेना लागना नहीं है। बस हमारा और हम और हमारा परिवार किस तरह राजनीतिक रसूख कायम रहे, इसी की सारी कवायद है। हम भी समझते हैं, पिछड़े भी समझते हैं, आप लोग भी समझती हैं जी। बस गासिप करने के लिए विषय उठ जाते हैं। बाकी लोग इन सब चीजों से कोई वास्ता नहीं सुने आज। ठीक है जी रविंद्र जी। जी विवेक जी कह रहे हैं ये जो समाजवादी पार्टी पीडीए का फॉर्मूला अपना रही है, इससे कोई नाता रिश्ता ही नहीं है आप लोगों का। फार्मूला हमारा, इनको कैसे मालूम कि नाता रिश्ता नहीं है? फार्मूला तो हमारा ही है ना जी। अब इनमें से प्रश्न ये था कि ये जो असमानता, आर्थिक असमानता क्यों आई, इस पर किसी ने जवाब नहीं दिया।
सारी चीजों पे बोल के चले गए। जी तो गरीब, पिछड़ा, दलित, वनवासी, अल्पसंख्यक, ये तो हमारे समाजवादियों का आज से मुद्दा नहीं है। 1955 से हम लगातार इसी मुद्दे पे काम कर रहे हैं। इसी मुद्दे पे काम करते थे, ये हमारे साथ भी रहते थे हमारे सरकार में, तब क्यों विरोध नहीं करते थे? अब अगर इनको विरोध करना है तो इसका मैं निराकरण बताता हूँ लड़ने से अच्छा। जी इन्होंने जो 2021 में जनगणना करानी थी, अभी जातीय जनगणना नहीं कराऊं, जी जनगणना नहीं कराई, 2 साल और बीत गया। तो अब क्या है, अभी भी मौका है 5-6 महीने। आप घोषणा कर दिए कि जनगणना होगी, जो जातीय जनगणना के रूप में होगी, उसमें हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सबकी जातीय जनगणना होगी। तो जो इनकी मांगे भी पूरी हो जाएंगी, जो इतनी देर से मांग कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं। तो अभी भी समय है, इसकी घोषणा कर दें ये लोग। और अगर ये भी खत्म कर देना है तो दूसरी घोषणा कर दें ये लोग कि अब कोई ना अपनी धर्म लिखेगा, चाहे पढ़ते वक्त, चाहे अस्पताल में जाते वक्त, चाहे नौकरी पाते वक्त, तो 2 में से एक रास्ते पे चल पड़े ये। और नहीं तो जो आर्थिक असमानता उत्पन्न किया है 10 साल में, उसको मिटाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं, और उसकी दिशा में काम लगातार करते रहेंगे। जो बार बार ये कह रहे हैं कि अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, अरे सबसे राजनीति में 2 ही बड़े परिवार हैं। एक गांधी नेहरू परिवार, जिसके घर के 2 लोग शहीद भी हुए हैं। एक दूसरा है गोरक्षपीठ परिवार, 1933 से राजनीति में है। आपने तो सर आंखों में बिठा रखा है। आपके 27% सांसद तो पारिवारिक बैकग्राउंड से आते हैं, और जितने लोगों के लिए 90% आयातित लोग जो आपने लिया, सारे पारिवारिक बैकग्राउंड से आते हैं। पूरे देश के व्यापार पे माननीय गृह मंत्री जी के बेटे का कब्जा होता चला जा रहा है, क्रिकेट से लेके गांव के जल तक पहुंचाने का। ठीक है। तो आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो आप अपने परिवार की तरफ आंख उठा के देख लीजिए, तो हमारी तरफ देखते रहिए। हम पारिवारिक हैं, कह रहे हैं तो इनके पाप कम हो जाएंगे, दूसरे के लिए इनके पाप कम हो जाएंगे। ठीक है जी विवेक जी। देखिए श्रेया जी, जातीय जनगणना की जिस तरह की चर्चा कर, मैंने इनसे पूछा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ओबीसी और दलितों के आरक्षण पे समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है, उस पे देखिए बोलने से मुकर गए। जम्मू कश्मीर में व्यवस्था नहीं लागू थी, उस पे हमारा इन्होंने विरोध क्यों किया, उस पे इनके पास कोई जवाब नहीं है। सत्यता ये है कि केवल अपनी राजनीतिक रोटियां फेंकना चाहते हैं। इनका इन जातियों के उत्थान से कोई सरोकार नहीं है। और जिस तरीके से गोरखपीठ को परिवार बता रहे हैं, तो भाई गोरखपीठ पीठ है, और वो एक सनातन परंपरा चली जा रही वहां के संतों महंतों की। कम से कम राजनीतिक विवाद में उन पीठों को न खींचे। धार्मिक विषयों पर चर्चा का ये मंच नहीं है, बिल्कुल, इससे इनको भी परहेज करना चाहिए। ठीक है। और बार बार देश को जो टूटने की धमकी दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता को इससे भी गुरेज करना चाहिए। ये तरीका नहीं है। आज भारत बहुत मजबूत देश है, और ये मजबूती हमारे आपके उस लोकतंत्र के माध्यम से दी जाती है, जिससे आज नरेंद्र मोदी जी को पूरा विश्व सलाम कर रहा है। ठीक है। ये इतना कमजोर लोकतंत्र नहीं है कि आपके कहने से टूट जाएगा। बिल्कुल। ये आज देश आजादी के अमृत वर्ष में पहुंच चुका है। लोकतंत्र हमारा परिपक्व हो चुका है। आप इसे 90 का लोकतंत्र बनाना चाहते हैं, और 90 और आज 2023 33 साल बीत चुके हैं श्रेया जी। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा था कि गंगा कलकत्ते से बनारस नहीं जाती। ठीक है। गुजरा जमाना लौट के नहीं आता। एक गाना भी क्या आता, नहीं दोबारा गुजरा हुआ जमाना। तो ये जिस जमाने की कल्पना में लोग जी रहे हैं जी, ये उस कल्पना में कहीं विलीन ना हो जाए समाजवादी पार्टी अपने अस्तित्व को लेकर के, मुझे इसका संदेह है। ठीक है जी। शिशिर जी जी रखिए अपना पक्ष। देखिए, हमारा कहना यही है कि जनगणना होनी चाहिए, और ये सभी धर्मों के साथ एक साथ होनी चाहिए। अगर जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना
जनगणना, जाति जनगणना दोनों होनी चाहिए। जनगणना तो होती, जाति जनगणना की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात अहम जो इन्होंने कहा, रविंद्र जी ने, एक स्वागत योग्य कदम, इन्होंने कहा सब लोग अपनी जाति के शब्द हटा दें, धर्म निकलना बंद कर दें, सारी समस्या का हल हो जाएगा। दोनों स्वागत योग्य कदम है। तीसरा एक और विकल्प है कि जातीय ट्रांसफ़र, हम लोग जैसे धर्म ट्रांसफ़र हो जाता है, धर्मांतर होता है, ऐसे जैसे जात्यंतर हो जाना कराना चाहे तो कोई करा सकता है। पिछड़ों को अगर अगड़ों से तकलीफ है तो अगड़े बन जाए, और अगड़े को पिछड़ा से तकलीफ है तो पिछड़ा बन जाए, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। तो इन तीनों विकल्पों पे व्यवस्था की, लेकिन केवल हिंदुओं को बांटने के लिए हिंदुओं की जनगणना, जाति जनगणना, ये ठीक बात नहीं। ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें कि पूरे देश में इस वक्त 33 साल के बाद एक बार फिर मंडल वाली राजनीति को लेकर के लोग चर्चाओं में। ये कहा जा रहा है कि क्या वाकई 90 के दशक वाली राजनीति वापस आ चुकी है, लेकिन क्या वाकई 90 वाली राजनीति इस बार सभी विपक्ष कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अगर विपक्ष 90 वाली राजनीति कर रहा है तो इसका असर मौजूदा वक्त में क्या पड़ेगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।